अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिंगनेटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 3 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिंगनेटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम दो टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कोडिंगनेटर 4 हमें प्रोवाइड करता है। उनमें से एक है बिल्ड्स टूल और दूसरा है स्पार्क टूल। हम देखेंगे कि ये दोनों जो कमांड लाइन टूल्स हैं जिनको कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों टूल्स क्या काम करते हैं और इसकी मदद से हम क्या कुछ टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिंगनेटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट 3 के अंदर मैंने अपने CI4 ऐप के प्रोजेक्ट को ओपन किया हुआ है जिसको हमने CI4 ऐप के फोल्डर में सेव किया था। तो इस फोल्डर के अंदर रूट पर लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि दो हमारे पास पैकेजेस हैं या दो हमारे पास कमांड लाइन टूल्स हैं, एक बिल्ड्स का टूल है और एक हमारे पास स्पार्क का टूल है। तो ये दोनों टूल्स क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पार्क के टूल की। तो इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ कमांड लाइन कुछ कोड ओपन हो रहा है। तो ये हमारे पास एक कोडिंगनेटर का कमांड लाइन टूल है जिसको हम कमांड लाइन पर ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है टर्मिनल को भी आप अपने पावर शेल को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हैं और मेक श्योर कीजिए आप अपने कोडिंगनेटर के प्रोजेक्ट के अंदर हैं। और यहाँ पर अगर मैं LS लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे बिल्ड्स का और इसके अलावा स्पार्क का पैकेज नज़र आना चाहिए या फाइल जो है वो नज़र आनी चाहिए। तो सबसे पहले इनको रन करने के लिए हमें PHP लिखना पड़ता है और देन मेक श्योर कीजिए कि आपका जो PHP वर्जन है वो 7.2 से अबव हो और आप PHP कमांड को एक्सेस कर सकते हो टर्मिनल पर, तभी आप इनको रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा PHP स्पार्क लिस्ट। सो जैसे ही मैंने लिखा PHP स्पार्क लिस्ट या फिर मैं सिंपल PHP स्पार्क लिखूंगा तो ये हमें इस किस्म की इंफॉर्मेशन देगा। तो सबसे पहले इनकी इंफॉर्मेशन को देखते हैं। तो इसमें दो किस्म की इंफॉर्मेशन है, एक है कोडिंगनेटर स्पेसिफिक और एक है डेटाबेस स्पेसिफिक। तो यहाँ पर उनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस भी दी हुई हैं कि हेल्प की मदद से हम किसी भी जो यहाँ पर हमारे पास टूल्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं कि वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ PHP स्पार्क हेल्प लिस्ट। जैसे मैंने लिखा PHP स्पार्क हेल्प लिस्ट तो इसने हमें इस लिस्ट कमांड की हेल्प प्रोवाइड कर दी फर्दर। तो इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि लिस्ट तक अवेलेबल कमांड्स और इसका यूजेज है कि सिर्फ आप लिखेंगे PHP स्पार्क लिस्ट। तो इससे आपको PHP स्पार्क लिस्ट लिखने से ये वाली कमांड लिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद है नेम स्पेसिस। नेम स्पेसिस क्या करता है, वेरीफाई योर नेम स्पेसिस आर सेट अप करेक्टली। कहने का मकसद ये है कि जब आप लिखेंगे यहाँ पर PHP स्पार्क नेम स्पेसिस तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शो करेगा कि आपकी जो नेम स्पेस है कोडिंगनेटर वो इस पाथ को पॉइंट कर रही है। तो अब आपने करना क्या है कि आपने आने अपने इस सबलाइम टेक्स्ट में और देखना है कि ये वाला जो पाथ है क्या ये एग्जिस्ट करता है आपके उस फोल्डर के अंदर या आपका जो ऐप है उसके अंदर। यहाँ पर आपने वेंडर के फोल्डर में जाना है, फिर कोडिंगनेटर 4 के फोल्डर में, फिर फ्रेमवर्क और फिर सिस्टम। सो अगर मेरे पास वेंडर के फोल्डर के अंदर, कोडिंगनेटर के फोल्डर में, फ्रेमवर्क में जाकर सिस्टम का फोल्डर एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर ये फोल्डर्स और फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं, सो इट मीन्स हमारा ये जो नेम स्पेस है ये करेक्ट है। अब नेम स्पेस क्या होता है, नेम स्पेस बेसिकली हम टॉप पर अपनी कोई भी जो भी हम फाइल क्रिएट करते हैं कहीं पर भी, जैसे ये फाइल है तो इसके अंदर यहाँ पर जो हम नेम स्पेस डिफाइन करते हैं PHP के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में, तो इस नेम स्पेस को हमें हर फाइल के अंदर मेंशन करना होता है और उसके हिसाब से हमारे जो एप्लीकेशन है वो बिल्डअप होती है। तो इसकी मदद से, इस टूल की मदद से, PHP स्पार्क नेम स्पेसिस की मदद से हम अपने नेम स्पेसिस को वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ऐप के लिए आपके CI4 ऐप के अंदर ऐप का फोल्डर होना चाहिए, तो ये फोल्डर मौजूद है। इसी तरीके से कन्फिग नेम स्पेस हमेशा पॉइंट करेगी ऐप के अंदर जो कन्फिग का फोल्डर है उसके अंदर मौजूद तमाम की तमाम फाइल्स जो होंगी वो इसी नेम स्पेस को फॉलो करेंगी। तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ कन्फिग के फोल्डर में आता हूँ तो आप देखेंगे कोई भी मैं फाइल ओपन करूँगा उसमें आपको नेम स्पेस कॉन्फ़िग ही मिलेगा। कोई भी आप फाइल ओपन करेंगे जिसमें क्लासेस हैं तो उसमें नेम स्पेस आपको कॉन्फ़िग मिलेगा। जिसमें क्लास नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये ओपन किया, इसके अंदर नेम स्पेस आपको नहीं मिला क्योंकि इसके अंदर क्लास नहीं है, सिर्फ कुछ कोडिंग है।
सो जिसमें भी क्लास होगी उसके अंदर नेम स्पेस कन्फिग ही यूज़ होगा। तो इस तरीके से आप इस PHP स्पार्क नेम स्पेसिस की मदद से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी जो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेसिस हैं या अगर आप कोई पैकेज यूज़ कर रहे हैं उसकी जो नेम स्पेस है वो प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं। सो नेम स्पेसिस के बाद है राउट्स। राउट्स की मदद से अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ PHP स्पार्क राउट्स। जैसे मैंने ये लिखा, इसने हमें बताया कि इसका वर्जन तो ठीक है वो, और इसमें यहाँ पर उसने हमें बताया कि गेट मेथड है और एक ही रूट डिफाइन है जो कि राउट है वो स्लैश है। स्लैश का मतलब होता है रूट। जब भी हम अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे बगैर कोई पैरामीटर के तो वो पॉइंट करेगा हमेशा ऐप के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर होम कॉलन इंडेक्स नेम स्पेस को। मतलब ऐप के अंदर जाएगा, वहाँ से कंट्रोलर्स के अंदर, वहाँ से होम क्लास को ओपन करेगा और होम क्लास के इंडेक्स मेथड को कॉल करेगा। इसका मतलब है कि जब भी हम ब्राउज़र के अंदर यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे ci4 app.test मैंने लिखा और इसको मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारा जो रूट पाथ है स्लैश वाला उसको ओपन कर देगा और इसने हमें ये वाला जो है कोड ओपन करके दे दिया। सो ये कोड जो लिखा हुआ है ये है ऐप के अंदर कंट्रोलर के अंदर एक होम की क्लास है, उस होम की क्लास के अंदर इंडेक्स मेथड है उसको ये कॉल कर रहा है। बाकी जो चार है ये CLI से रिलेटेड है राउट्स, मतलब आप CLI में इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं तो इसको आप इग्नोर करें। आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में जब हम खुद से राउट्स क्रिएट करेंगे तो ये जो फील्ड्स हैं ये अपडेट होती रहेंगी। तो स्पार्क राउट के बाद जो PHP स्पार्क के अंदर लिस्ट के अंदर हमारे पास है वो है सर्व कमांड। अब ये सर्व कमांड हमारी लॉन्च करती है कोऑर्डिनेटर PHP डेवलपमेंट सर्वर। सो इट मीन्स अगर आप PHP डेवलपमेंट सर्वर को कमांड लाइन से रन करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली PHP स्पार्क सर्व लिखेंगे तो वो जो सर्वर रन होगा वो ऑटोमेटिकली पब्लिक फोल्डर को पॉइंट करेगा। तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा लोकल होस्ट स्लैश पब्लिक या स्लैश ci4 ऐप स्लैश पब्लिक। अब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ PHP स्पार्क सर्व, इसके बाद इसने सिंपली हमें ये रूट पाथ दे दिया। कहता है कि इसको जस्ट आप कॉपी करें और ब्राउज़र में लिख कर एंटर कर दें इस तरीके से। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो रूट डोमेन है स्लैश वाली उसको ये एक्सेस कर लेगा और हमें यहाँ पर पब्लिक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ हमें लाजमी यहाँ पर स्लैश पब्लिक लिखना पड़ेगा अगर आप जैम्प मैप या वैम्प को यूज़ कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट सर्वर बहुत यूज़फुल है। मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप लारागाउन को यूज़ नहीं कर रहे हैं या जैम्प या वैम्प को यूज़ कर रहे हैं तो उस सूरत में आप PHP सर्वर को ही यूज़ करें, उसके बाद मतलब PHP सर्व को यूज़ करें। उसके बाद जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर की कमांड है वो है सेशन कॉलन माइग्रेशन। सेशन कॉलन माइग्रेशन बेसिकली हमारे पास एक डेटाबेस टेबल क्रिएट कर देती है। जब भी आप सेशंस को डेटाबेस के अंदर सेव करना चाहें, मतलब डेटाबेस को एज अ सेशन मैनेजर यूज़ करना चाहें तो आप इस कमांड को रन कर सकते हैं। सेशन मतलब आप लिखेंगे PHP स्पार्क सेशन कॉलन माइग्रेशन, इसको लिख के रन करेंगे तो वो क्या करेगा आपकी ऐप के अंदर एक डेटाबेस माइग्रेशन के अंदर एक फाइल क्रिएट कर देगा CI सेशन टेबल के नाम से। मतलब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेटाबेस के अंदर ऐप के अंदर डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन के अंदर अब हमारे पास ये फाइल क्रिएट हो गई है जिसने ये टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम होगा CI_sessions और इसके बाद इसके अंदर ये फॉलोइंग जो भी फील्ड्स हैं ये ऐड हो जाएंगी और ये टेबल्स के डेटाबेस के अंदर ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो डाटा जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम करेंगे डेटाबेस पर और ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेटर 4 है अब फिर डेटाबेस को यूज़ करेगा एज अ सेशन मैनेजर। वो आगे चल के हम देखेंगे कैसे सेटअप करते हैं। फिलहाल सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये कमांड ये काम करती है, एक टेबल क्रिएट करके दे देती है हमें जिसको हम माइग्रेट कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो ये था हमारे पास कोऑर्डिनेटर स्पेसिफिक PHP स्पार्क कमांड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन है वो है डेटाबेस का सेक्शन। सो डेटाबेस के सेक्शन की मदद से हम डेटाबेस रिलेटेड कमांड्स रन कर सकते हैं। जैसे कहता है db:seed, ये कहेगा कि रन द स्पेसिफाइड सीडर टू पॉपुलेट नोन डाटा इनटू डेटाबेस। फॉर एग्जांपल आपने कुछ टेबल्स बनाए हैं और उनमें आप कुछ डमी डाटा ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए एक सीडिंग फाइल क्रिएट करेंगे। उस सीडिंग फाइल के अंदर उस स्पेसिफिक टेबल से रिलेटेड डाटा आप ऐड करेंगे और फिर आप सिंपली PHP स्पार्क db:seed लिखेंगे तो वो वाला डाटा जो आपने लिखा है उस PHP फाइल के अंदर ऑटोमेटिकली उस डेटाबेस के अंदर जाके उस टेबल के अंदर जाकर
वो ऐड हो जाएगा और आपको बार बार वो डाटा टाइप करना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ एक PHP फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। और ये चीज़ बहुत यूज़फुल होती है जब आप शेयर्ड इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, मतलब मल्टीपल डेवलपर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप PHP स्पार्क के थ्रू DB सीड करें, ताकि जो भी डाटा आपने ऐड करना है वो डाटा हर एक यूज़र के पास सेम डाटा मौजूद हो। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है माइग्रेट, मतलब आप लिखेंगे PHP स्पार्क माइग्रेट। अब माइग्रेट क्या करता है, बेसिकली आपने जितने भी PHP के अंदर डाटाबेस टेबल्स क्रिएट किए हुए हैं, टेबल्स जैसे सेशन माइग्रेशन का हमने टेबल क्रिएट किया अभी, तो अगर उसको हमने डाटाबेस के अंदर सेव करना है तो हम लिखेंगे PHP स्पार्क माइग्रेट। सो इट विल लोकेट एंड रन्स ऑल न्यू माइग्रेशन अगेंस्ट द डाटाबेस। एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट है, न्यू माइग्रेशन मतलब जो माइग्रेशन ऑलरेडी रन हो चुकी हैं वो नहीं ऐड होंगी, बल्कि जो न्यू होंगी वो ऐड होगी। और जो कोडिंगनाइटर 4 है ऑटोमेटिकली इसको मैनेज करता है। वो आगे हम आगे चल के देखेंगे जब हम डाटाबेस पर पहुंचेंगे, कैसे माइग्रेशंस क्रिएट करते हैं, कैसे माइग्रेट रन करते हैं। सो उसके बाद कैसे माइग्रेट क्रिएट करते हैं, जिसकी मदद से हम न्यू माइग्रेशन फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये वाली फाइल क्रिएट हुई है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं PHP स्पार्क और माइग्रेट कॉलन क्रिएट। अगर आप इसकी हेल्प लेना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे PHP स्पार्क हेल्प माइग्रेट कॉलन क्रिएट। तो ये इसने हमें इसकी हेल्प दे दी कि क्रिएट अ न्यू माइग्रेशन फाइल। तो इसका यूजेज है माइग्रेट कॉलन क्रिएट, फिर उसकी माइग्रेशन का नाम और उसके बाद ऑप्शंस। अब आर्ग्यूमेंट्स में हमारे पास माइग्रेशन नेम है, द माइग्रेशन फाइल नेम, और ऑप्शंस में हमारे पास /n है, सेट माइग्रेशन नेम स्पेस। तो -n की मदद से हम उसकी नेम स्पेस को भी सेट कर सकते हैं। वो जब हम क्रिएट करेंगे माइग्रेशंस तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगा। फिर है माइग्रेट रिफ्रेश। सो ये क्या करता है, रोल बैक करता है जितनी भी माइग्रेशन हो चुकी हैं, लेटेस्ट माइग्रेशंस, उनको वापस लेकर फिर दोबारा से अपडेट करता है करंट स्टेट में। और इसके बाद है रोल बैक, माइग्रेट कॉलन रोल बैक। ये बेसिकली आपकी जो माइग्रेशन के अंदर दो मेथड होते हैं, एक अप मेथड और एक डाउन मेथड। तो ये डाउन मेथड को रन करेगा और जो भी लेटेस्ट माइग्रेशन होगी उसके डाउन मेथड्स ऑटोमेटिकली कॉल होंगे और वो टेबल्स या वो कॉलम्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। फिर हमारे पास माइग्रेट स्टेटस। सो इट विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल माइग्रेशन एंड वेदर दे हैव बीन रन और नॉट। सो अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP स्पार्क माइग्रेट कॉलन स्टेटस, आई थिंक माइग्रेट कॉलन स्टेटस, सो माइग्रेट कॉलन स्टेटस, तो इसने हमें बताया कि एन अनकॉट एक्सेप्शन वाज इन टाइप MySQLi एक्सेप्शन, क्योंकि हमने इसको कनेक्ट ही नहीं किया हुआ अभी डाटाबेस के साथ, तो इसलिए हमें ये एरर आ रहा है। जब हम सक्सेसफुली डाटाबेस से कनेक्टेड होंगे तो ये हमें ये एरर नहीं देगा, बल्कि हमें बताएगा कौन कौन सी माइग्रेशन है वो रन हो चुकी है, कौन सी माइग्रेशन है वो रन अभी नहीं हुई। तो इसको भी हम आगे वीडियो ट्यूटोरियल में, आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो ये थी हमारे पास PHP स्पार्क जो कमांड लाइन यूटिलिटी है। तो PHP स्पार्क के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कमांड लाइन यूटिलिटी है वो है बिल्ड्स की। सो बिल्ड्स को भी हम इसी तरीके से रन करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे PHP बिल्ड्स लिखेंगे, स्पार्क नहीं आप लिखेंगे कि स्पार्क एक अलग है, बिल्ड्स अलग है। तो यहाँ मैंने लिखा PHP बिल्ड्स, तो वो बता रहा है कि इसका यूजेज ये है कि PHP बिल्ड्स रिलीज या फिर आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। तो जहन में रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो हम जब कंपोजर के थ्रू रन करते हैं कमांड को, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट कोडिंगनेटर 4/ऐप स्टार्टर, फिर उसका फोल्डर नेम देते हैं, तो वो जो क्रिएट करता है ऐप वो रिलीज्ड वर्जन होता है। टू शो यू, मैं यहाँ पर ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट हमें बता रहा है प्रोडक्शन। एनवायरनमेंट प्रोडक्शन का मतलब ये है कि हमारी ये जो इंस्टॉलेशन है ये प्रोडक्शन के लिए रेडी है, इसको हम प्रोडक्शन पर लाइव कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम अगर आप डेवलपमेंट फेज़ में काम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे PHP बिल्ड्स डेवलपमेंट। अब जैसे ही आपने ये PHP बिल्ड्स डेवलपमेंट किया, इसने कोई 3-4 डिफरेंट किस्म के टास्क परफॉर्म किए। सबसे पहले उसने ये कहा कि द फॉलोइंग फाइल्स वर मॉडिफाइड। कौन कौन सी? composer.json फाइल उसने मॉडिफाई की है, फिर उसने paths.php फाइल को चेंज किया, CI फॉर ऐप के अंदर कन्फिग फोल्डर के अंदर paths.php फाइल है, उसमें paths को चेंज किया। फिर उसके बाद ये वाली फाइल उसने xml.dist फाइल है, इसमें चेंजेस किए हैं। तो जब चेंजेस उसने composer.json में की हैं तो उसने कहा कि अब आपको कंपोजर अपडेट रन होगा टू सिंक चेंजेस विद योर वेंडर फोल्डर। सपोज मैं इसको रन नहीं करता और मैं ब्राउज़र में आके इसको रीलोड करूंगा तो यहाँ पर हमें एरर देखने को मिलेगा।
सॉरी मुझे CI4 ऐप लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने डेवलपमेंट सर्वर बंद किया हुआ है। तो CI4 app.test लिखा तो उसने कहा कि जी वार्निंग रिक्वायर्ड फाइल नॉट फाउंड। अब जो डेवलपमेंट का फेज़ होता है उसमें जो हमेशा वेंडर के अंदर कोऑर्डिनेटर 4 का फोल्डर बनता है और उसके अंदर अगेन कोऑर्डिनेटर 4 का फोल्डर और उसके अंदर सिस्टम का फोल्डर होता है। जबकि रिलीज वर्जन में ये जो कोऑर्डिनेटर 4 का एक्स्ट्रा पाथ है ये वाला नहीं होता। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यही पाथ सेट है। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर पाथ्स के अंदर जाता हूँ, ऐप के अंदर, और उसके बाद कन्फिग के अंदर पाथ्स वाला फोल्डर में फाइल ओपन करूँगा। तो ये देखें इसने यहाँ पर चेंजेस किए। तो यहाँ से मैं इस कोऑर्डिनेटर 4 को ख़त्म कर देता हूँ। इसके अलावा और कहीं पर भी ये सेटअप नहीं है। मैं इसको सेव करता हूँ। सो कोऑर्डिनेटर के अंदर वेंडर के अंदर कोऑर्डिनेटर 4 और यहाँ पर /framework। तो इसको मैं जब अब सेव करके रन करूँगा तो अब हमारी ऐप जो है वो रन हो जाएगी। लेकिन अगेन ये एनवायरनमेंट प्रोडक्शन है तो इसलिए हमें ये चेंजेस नहीं करनी, इसको ऐसे इग्नोर करना है, ये चेंजेस नहीं करनी यहाँ पर, बल्कि हमें यहाँ पर लिखना होगा कंपोजर अपडेट। ये चीज़ जब हम लिखेंगे तो ये क्या करेगा, ये दोबारा से जाएगा सर्वर पे और उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है डेवलपमेंट के लिए वो सारी की सारी डाउनलोड करके उसको आपके लोकल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल कर देगा, ऐड कर देगा, और जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क का फोल्डर है उसको ये रिमूव कर देगा। तो हमारी अब जो फेज़ होगा वो डेवलपमेंट का फेज़ होगा। तो मैंने -VVV स्विच यूज़ नहीं किया इसलिए हम मुझे ये नहीं बता रहा कि बिहाइंड द सीन क्या काम हो रहा है, बट इट इज़ लोडिंग कंपोजर रिपोजिटरीज विद पैकेज इन्फॉर्मेशन, देन नाउ इट इज़ अपडेटिंग डिपेंडेंसीज इंक्लूडिंग रिक्वायर्ड डेव। तो ये बेसिकली अब कोऑर्डिनेटर 4 के अगर हम फोल्डर में आए यहाँ पर कंपोजर जेसन में, तो ये क्या कर रहा है, अब ये फोरम को सपोर्ट फॉर ये वाला तो नहीं होगा, ये डेवलपमेंट रिक्वायर्ड डेव ये वाली PHP यूनिट्स इंस्टॉल करेगा और इसके अलावा वो जो PHP का वर्जन इंस्टॉल करेगा वो dev-develop वर्जन होगा। जो भी लेटेस्ट वर्जन है ये वो वाला इंस्टॉल करेगा जो डेवलपमेंट में अभी चल रहा है, जबकि रिलीज़ में हमेशा स्टेबल वर्जन यूज़ होता है, डेवलपमेंट वर्जन यूज़ नहीं करते। सो डेवलपमेंट वर्जन अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं कोई न्यू फीचर्स को, मतलब कोऑर्डिनेटर 4 वाली जो टीम है वो कोई नए फीचर उन्होंने डेवलप किए हैं फॉर डेवलपमेंट वर्जन, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे बिल्ड को डेवलपमेंट फेज़ के लिए। लेकिन अगर आप क्लाइंट के लिए वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप रिलीज्ड वर्जन यूज़ करें। तो मैं यहाँ पर इसको ब्रेक कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं वापस PHP बिल्ड्स में आता हूँ और इसको दूसरा ऑप्शन जो है वो रिलीज़ वाला वो मैं पास कर देता हूँ। अब इसने वो फोल्डर सारे रीसेट कर दिए। अगेन वो कह रहा है कि अभी इसको अपडेट करें, फ़िलहाल हम इसको अपडेट नहीं करते और यहाँ पर आके रीलोड करके चेक करते हैं कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन अगेन, और हमारी साइट वापस अब रिलीज़ वर्जन में आ चुकी है। तो ये हैं बेसिकली हमारे पास दो इन्वायरमेंट्स फॉर डेवलपमेंट एंड फॉर रिलीज़। रिलीज़ हमेशा जहन में रखिए हम यूज़ करते हैं जब हम क्लाइंट के लिए वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो, उसके लिए हम हमेशा जो है रिलीज्ड वर्जन यूज़ करेंगे और हमेशा जो है वो स्टेबल वर्जन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं या कुछ टेस्टिंग करना चाह रहे हैं नए फीचर्स को जो कोऑर्डिनेटर के बीटा वर्जन या अल्फ़ा वर्जन या डेव वर्जन में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, सो देन आप यूज़ करेंगे डेवलपमेंट वर्जन को यूजिंग द बिल्ड कमांड और उसकी मदद से आप कन्वर्ट कर लेंगे रिलीज वर्जन को इनटू ए डेवलपमेंट वर्जन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कोऑर्डिनेटर 4 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको PHP स्पार्क और PHP बिल्ड्स के बारे में एक्सप्लेन किया कि ये दोनों क्या काम करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसके MVC पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि जो कोऑर्डिनेटर 4 है वो उसका MVC पैटर्न क्या है और बेसिकली MVC पैटर्न होता क्या है, कैसे काम करता है और स्पेसिफिकली वो कोऑर्डिनेटर में किस तरीके से काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।